हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय का पेपर हल करने जा रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। यह पेपर 2.5 घंटे का होगा तथा इसका पूर्णांक 80 अंक होगा। साथियों, इस पेपर को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। इस बार एग्जाम में प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका अलग अलग नहीं दिए जाएंगे। आपको एक बुकलेट दी जाएगी और उसी बुकलेट में आपको प्रश्न दिए होंगे और नीचे जगह खाली छोड़ी होगी। आपको उस खाली जगह में ही आपको उत्तर लिखना है, अलग से कॉपी नहीं दी जाएगी। अब हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। खरीफ की फसल निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? स मक्का खरीफ की फसल है। सेकंड, मलेरिया रोग का वाहक है? ए मादा एनोफ्लीज मच्छर मलेरिया रोग का वाहक है। तीसरा, संश्लेषित रेशा कौन सा है? ब नायलॉन संश्लेषित रेशा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा ए चांदी को पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के आगे जो ब्रैकेट दिए गए हैं उन्हीं ब्रैकेट्स में लिखना है। जो जगह दी गई है उसी के अंदर लिखना है, इसलिए ध्यान रखें, अच्छी तरह से लिखें। हम लगातार 8वीं बोर्ड विज्ञान विषय का पेपर हल करते जा रहे हैं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है? इसका उत्तर होगा द पेट्रोलियम समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि पेट्रोलियम बार बार उपयोग करने से समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन का कारण है? वनोन्मूलन यानी वन नष्ट क्यों होते हैं? पहला, ए कृषि के लिए वनों को काटना सही है, इससे वनोन्मूलन होता है। दूसरा, ईंधन के रूप में लकड़ी का जलाना सही है। तीसरा, दावानल एवं भीषण सूखा, यह भी सही है। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा द उपरोक्त सभी वनोन्मूलन के कारण है। अगला प्रश्न है, आंतरिक निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन यानी मादा के शरीर के अंदर होने वाला निषेचन। इसका उत्तर होगा ए मादा के शरीर में होने वाला निषेचन आंतरिक निषेचन होता है। ए उत्तर। साथियों, हम लगातार इन प्रश्नों को हल करते जा रहे हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि बोर्ड परीक्षा में आए तो लिखने में किसी प्रकार की समस्या ना रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संकटापन वन्य जंतु है? यानी ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें संकटापन वन्य जंतु कौन सा है? तो इसके अंदर 2 ऑप्शन सही है, ब बारहसिंगा और द जंगली भैंसा, दोनों ही सही है। दोनों ही संकटापन वन्य जंतु है। अगला प्रश्न है, मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है? बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उत्तर होगा ए घर्षण को कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। इससे घर्षण कम होगा और मशीन ज़्यादा समय तक चलेगी। अगर आपको इन प्रश्नों से संबंधित अगर किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? अगर वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होगी तो आवाज़ भारी होगी और इसका उत्तर होगा स पुरुष की आवाज़ भारी होती है। स इसका उत्तर होगा। साथियों, लगातार आपको पेपर हल करवाया जा रहा है। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि 8वीं के विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें और बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। उनको भी पता चले कि किस प्रकार का 8वीं बोर्ड में पेपर आएगा। इस बार 8वीं बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न पेपर और उत्तर पुस्तिका अलग से नहीं दी जाएगी, केवल एक ही बुकलेट दी जाएगी जिसमें प्रश्न के नीचे आपको उत्तर लिखना है। उसी के अंदर जो जगह दी गई है उसी जगह में ही उत्तर लिखना है, एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न है, विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? इसका उत्तर होगा स लोहा विद्युत का सुचालक है। लकड़ी और प्लास्टिक विद्युत के कुचालक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ पर
छड़ धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इसका उत्तर होगा ब, कपड़ा ऋणावेशित यानी नेगेटिव हो जाता है। ई पॉइंट क्लास चैनल पर लगातार हम गणित विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न तथा कक्षा 5 से लेकर 10 तक के गणित के जितने भी टॉपिक्स हैं उनका अच्छी तरह से वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। आप ई पॉइंट चैनल पर लगातार अपडेट रहे हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप आने का कारण है। भूकंप आने का कारण है पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ। उत्तर होगा स, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाने वाला ग्रह है। लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। इसका उत्तर होगा ए, मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है, रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस। इसका उत्तर होगा ब, कार्बन मोनोऑक्साइड। रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता को कम करती है। ब उत्तर। अगला प्रश्न है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो ब्रैकेट में ये शब्द दिए गए हैं उनमें से ही छांटकर जो नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं उनमें उनकी पूर्ति करनी है। जहाँ जगह दी गई है वहाँ पर ही इनको लिखना है। पहला प्रश्न है इसमें, फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। अगला है, टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है। टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है। तीसरा है इसमें, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकेलाइट है। अगला प्रश्न है चौथा, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर, धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती है। धात्विक ऑक्साइड बनाती है। पांचवा है, खालिस्तान जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। छठा, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से मौसम परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। मौसम परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। आगे सातवां, टेडापोल का वयस्क में रूपांतरण होता है। जो वयस्क में वो कायांतरण कहलाता है। इसके आगे आठवां, जूतों के तले घर्षण के कारण घिस जाते हैं। इस प्रकार से जहाँ जगह दी गई है वहीं रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये प्रश्न आपके समाप्त हुए। अब आगे का प्रश्न है, यदि कथन सही है तो सही टी और यदि गलत है तो कोष्टक में गलत एफ लिखिए। आपको जो ये कथन दिए गए उनके आगे अगर सही है तो टी और अगर कथन गलत है तो एफ लिखना है। जो आगे ब्रैकेट दिया गया है उसी ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है। इसके अंदर पहला है, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। यह गलत है। दूसरा, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह भी गलत है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तीसरा है, पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। यह भी गलत है क्योंकि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह बुध है। चौथा है, आसू जल में विद्युत धारा का चालन होता है। यह भी गलत है। आसू जल में विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। पांचवा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है। यह सही है। क्लोरोफ्लोरो एक प्रदूषक गैस है, सत्य है। लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। यह सही है। लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, सही है। सातवां, प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के संरक्षण से संबंधित है। यह सत्य है। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर अगर सही है तो टी लिखना है और अगर कथन गलत है तो एफ लिखना है। ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। अब जो आगे का प्रश्न है उसमें कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है। इसमें कॉलम ए का जो शब्द दिया गया या वर्ड दिया गया है वो कॉलम बी से मिलान करना है।
जो सही है उसी से मिलान करना है। अब मिलाना है कॉलम ए को कॉलम बी से। कॉलम ए में सबसे पहले दे रखा है रबी की फसल। रबी की फसल कौन सी है? तो गेहूं और चना रबी की फसल है। अब दूसरा है एक प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है। प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है। इसके अंदर तीसरा दे रखा है कपास। कपास एक प्राकृतिक रेशा है। इस प्रकार से कॉलम ए और कॉलम बी में ध्यान रखकर ए का जो सही उत्तर है बी से उसी के साथ मिलान करना है। इसका चौथा है डीजल। डीजल एक मोटर ईंधन है। डीजल एक मोटर ईंधन है। इसका पांचवा अंडाणु उत्पादित होता है। अंडाणु अंडाशय में उत्पादित होता है। इस प्रकार से हमने कॉलम ए और कॉलम बी में मिलाने वाले प्रश्नों को हल किया है। यह 8वीं बोर्ड का जो पेपर आता है इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ही पेपर आता है। जो विद्यार्थी हिंदी में उत्तर देना चाहता है वो पूरे पेपर को हिंदी में ही करे, और जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में इसको हल करना चाहता है वो पूरे पेपर को इंग्लिश में ही हल करे। इन प्रश्नों के बाद आगे प्रश्न आते हैं, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं जिनका उत्तर बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही अच्छे तरीके से उत्तर देना होता है, जो प्रत्येक 1 नंबर का होगा। अगला प्रश्न है मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक को मिलाया जाता है। इससे मिट्टी में पोषक स्तर बना रहता है तथा फसल बहुत अच्छी होती है। अगला प्रश्न है कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए महीन पाउडर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम लिखिए। किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम लिखना है। ध्वनि प्रदूषक लाउड स्पीकर, वाहनों द्वारा जोर जोर से हॉर्न बजाना, फैक्ट्रियों में चलने वाली मशीनों से उत्पन्न ध्वनि। अगला प्रश्न है विद्युत के एक कुचालक पदार्थ का नाम लिखिए। विद्युत का कुचालक पदार्थ है लकड़ी और रबड़। अगला प्रश्न है विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम लिखिए। विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इससे विश्व उष्णन की स्थिति उत्पन्न होती है। अब भाग ब में प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। प्रश्न आप गर्मियों के लिए सूती या संश्लेषित रेशे में से किस रेशे से बने कपड़े खरीदेंगे? कारण सहित लिखिए। हम गर्मियों में सूती रेशे से बने कपड़े खरीदेंगे क्योंकि सूती रेशे से बने कपड़े गर्मी में पसीने को अवशोषित करके हवा का संचलन बनाए रखते हैं। सूती कपड़े में व्याप्त महीन छिद्रों में से हवा आती रहती है, इसलिए गर्मियों में हमें सूती, सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्रों को पहनने पर आराम मिलता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न है धातु अधातु में कोई 3 अंतर लिखिए। 3 अंतर लिखने हैं धातु और अधातु में। धातु में तन्यता गुण होता है, अधातु में तन्यता गुण नहीं होता है। धातु ध्वनि उत्पन्न करते हैं, अधातु ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। धातु में आघात वर्धनीयता गुण होता है, अधातु में आघात वर्धनीयता गुण नहीं होता है। अगला प्रश्न है संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उल्ट जाए तो फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। उत्तर का कारण भी बताना है। संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उल्ट जाए तो इसे फर्श पर चलना कठिन होगा क्योंकि साबुन का पानी घर्षण बल को कम कर देता है। इससे हमारे चलने के दौरान पैर तथा फर्श के बीच में पैर की क्रिया के लिए फर्श की विपरीत प्रतिक्रिया नहीं हो पाती है और इससे हमारा चलना कठिन हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है
आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद क्यों की जाती है, समझाइए। इसका कारण बताना है। आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करने से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक होता है। अगर विद्युत सप्लाई बंद नहीं होगी तो हमें करंट आ सकता है तथा हमें झटका लग सकता है तथा व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसलिए जहाँ पर आग लगी हो और अगर वहाँ विद्युत कनेक्शन है तो हमें विद्युत सप्लाई तुरंत बंद करनी नहीं चाहिए, क्योंकि विद्युत पानी के माध्यम से अपने तक पहुँच जाएगी और इससे हमें करंट आ सकता है तथा मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए आग बुझाने से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि हमें किसी प्रकार की हानि नहीं हो। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप से बचने के लिए आप क्या सावधानियां बरतेंगे? भूकंप से बचने के लिए कौन कौन सी सावधानियां अपन रखेंगे, उनके बारे में बताना है। भूकंप से बचने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि बड़े भूकंप के झटकों को सह सकें। यदि घर में हो तो टेबल के नीचे छुप जाइए। तकिए से अपने सिर का बचाव कीजिए। ऊंची व भारी वस्तुओं से दूर खड़े रहिए। अगर आप घर से बाहर हो तो हमें ऊंचे भवनों, वृक्षों तथा विद्युत पोल से दूर खड़ा रहना चाहिए, ताकि हमें किसी प्रकार की हानि नहीं हो। साथियों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न है, सौर परिवार का नामकीय चित्र बनाइए। सौर परिवार में जो नामकीय चित्र बनेगा उसके अंदर सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इन सभी को उसके अंदर दर्शाना है। जिस चित्र को अच्छा से अच्छा बनाना है। देखिए, यह चित्र बनाया हुआ है, इस तरह से सौर परिवार का सुंदर से सुंदर चित्र बनाना है, ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो सकें। देखिए किस तरह से बनाया हुआ है। सूर्य सबसे बीच में, उसके बाद में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून। इस प्रकार से अपने को बहुत ही अच्छे तरीके से सौर परिवार का चित्र बनाना है। चित्र बनाते समय पूर्ण सावधानी से साफ सुथरा बनाएं। अगला प्रश्न है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? जो हम सीएनजी और एलपीजी गैस उपयोग करते हैं उसके हमें क्या क्या लाभ है, उसके बारे में बताना है। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लाभ है, पहला, वायु प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि सीएनजी और एलपीजी से धुआं नहीं निकलता है। दूसरा, सीएनजी और एलपीजी को परिवहन करना आसान होता है, क्योंकि अपन अगर उपले और लकड़ी लेके आते हैं तो उनको परिवहन करना बहुत कठिन होता है सीएनजी और एलपीजी की बजाय। तीसरा है, खाना जल्दी पकता है। जो सीएनजी और एलपीजी इस गैस से अपन जो खाना बनाते हैं वो भी बहुत जल्दी बनता है। अगला प्रश्न है, नर जनन तंत्र का नामकीय चित्र बनाइए। नर जनन अंग का नामकीय चित्र बनाना है। नर जनन अंग का नामकीय चित्र देख लीजिए और एग्जाम में अच्छी तरह से नामकीय चित्र बनाना है। प्रत्येक भाग का अलग अलग नाम लिखने हैं। अगला प्रश्न है, खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है, समझाइए। खरपतवार खेत में फसल के बीच में जो अवांछित या फालतू के पौधे उग जाते हैं, जिनका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है, उनको खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने के लिए दो विधि काम में लाई जाती है। एक, निराई यानी हाथ से या कुदाली की सहायता से खरपतवार को निकालना। दूसरा है खरपतवार नाशी यानी केमिकल पदार्थों का उपयोग करके खरपतवार को हटाया जाता है। ये केमिकल पदार्थ खरपतवार को नष्ट कर देते हैं तथा फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इस प्रकार से खरपतवार हटाने को निराई कहा जाता है। खरपतवार को हटाने के लिए व उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने व हटाने में सहायता मिलती है। खरपतवार नाशी 2,4-D का उपयोग किया जाता है।
इसी के अथवा में प्रश्न आया है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। दो विधियों का वर्णन करना है। खेतों में निश्चित अंतराल पर फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की दो विधियां हैं, छिड़काव तंत्र तथा ड्रिप तंत्र। दो विधियां हैं। छिड़काव तंत्र का उपयोग खेत में जहाँ फसल हो, एक साथ बहुत सारे पौधे हो, वहाँ पर छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। ड्रिप तंत्र विधि का उपयोग, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पेड़ों की जड़ों में गिरता है। इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचों, वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन का अर्थ बताइए एवं इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। वनोन्मूलन का अर्थ है पेड़ पौधे को काटना, यानी वनों को नष्ट करना। अपन वनों को नष्ट क्यों करते हैं, उसका क्या कारण है, इसके बारे में पूर्ण विस्तार से इसका उल्लेख करना है। वनोन्मूलन मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पेड़ पौधों को काटना तथा वनों को नष्ट करना वनोन्मूलन कहलाता है। वनोन्मूलन के लिए जो कारण है उसमें है कृषि योग्य भूमि प्राप्त करने के लिए वनों को काटते हैं। अगर कृषि योग्य भूमि प्राप्त नहीं हो रही है तो जंगलों को साफ करके वहाँ पे कृषि की जाती है। दूसरा, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति के लिए अपन वनों को काटते हैं। तीसरा होता है कारखाने तथा फैक्ट्रियों में काम लेने के लिए लकड़ी उपयोग में ली जाती है। चौथा होता है जलाने के लिए लकड़ी काम में ली जाती है, वह भी वनों से प्राप्त होती है। इस प्रकार से वनोन्मूलन होता है। वनोन्मूलन होने से वर्षा दर प्रभावित होती है तथा जीव जंतुओं के आवास नष्ट होते हैं। साथियों, हम लगातार इस प्रश्न पेपर को हल कर रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें तथा एंड तक इस वीडियो को देखते रहें। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए आप तक पहुंच सके। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के किस भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है, उस भाग का नाम लिखिए। ढोलक। ढोलक में तानी झिल्ली से ध्वनि उत्पन्न होती है। जो ढोलक में चमड़े की झिल्ली बनी होती है वहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे का प्रश्न है, सितार। सितार में ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है? सितार के अंदर जो तानित डोरी या जो तार होता है उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। उस तार पे अपन अंगुली टच करते हैं तो उससे क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला है मंजीरा। मंजीरा यानी झांझ, इसमें ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो मंजीरा को जब एक दूसरे से टकराते हैं तो पूरा यंत्र होता है उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। मंजीरा यानी झांझ। अगला वाद्य यंत्र है बांसुरी। बांसुरी में ध्वनि उत्पन्न होती है। मुंह से उत्पन्न ध्वनि तिरंगों के अध्यारोपण से बांसुरी में ध्वनि उत्पन्न होती है। अब अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के 4 उपाय बताइए। और इसके अथवा है वायु प्रदूषण से क्या आशय है? वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ये 2 प्रश्न दिए गए हैं तो हम उसमें से सेकंड प्रश्न को हल करते हैं। वायु प्रदूषण से क्या आशय है तथा वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। वायु प्रदूषण, जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकर है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी वायु के अंदर अवांछित गैसें मिल जाती है जिससे क्या है कि सजीवों और निर्जीवों दोनों को नुकसान हो, वायु प्रदूषण कहलाता है। अब हम वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित हैं। सांस लेने में कठिनाई। अगर वायु प्रदूषण होगा तो हमें सांस लेने में कठिनाई होगी और इससे दमा की समस्या होगी। तीसरा है खांसी आना, यानी वायु प्रदूषण होगी तो हमें खांसी आएगी।
चौथा है बच्चों में सांस के साथ हरहराहट उत्पन्न होना। अगर वायु प्रदूषण होगा तो छोटे बच्चे जब सांस लेते हैं तो सांस में हरहराहट की आवाज़ आती है, वो वायु प्रदूषण के कारण होती है। पांचवा, अम्लीय वर्षा। जब वायु प्रदूषण होता है तो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों की अधिकता हो जाती है, तो इससे जब बारिश होती है तो बारिश के साथ में ये गैसें मिलके और अम्लीय वर्षा का निर्माण करती हैं। इससे अनेक इमारतों को नुकसान पहुंचता है। इसमें छठा बिंदु है ओजोन परत का क्षय होना। यानी वायु प्रदूषण होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें ये ओजोन परत को क्षय कर देती है। सातवां है चर्म रोग का होना। वायु प्रदूषण से चर्म रोग जैसी बीमारियां हो जाती है। इस प्रकार से साथियों, आज हमने विज्ञान का पेपर हल किया है। उसके जितने भी प्रश्न है उसको अच्छी तरह से लिख कर याद करें, ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम के समय में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े तथा आप पेपर को अच्छी तरह से हल कर सके। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न याद कीजिए, जिससे आपको बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए।